देखिए बच्चों विसर्ग का सत्व सत्व संधि। अब सत्व संधि में देखो पहले है हमारे पास विसर्ग किसी भी शब्द के अंत में, जैसे कि रामः, मुनिः, देवैः, बालकाः। तो यहाँ पर हर जगह पर हम लोग देख सकते हैं कि अंत में विसर्ग है। अब विसर्ग के सामने कौन से ऐसे वर्ण आएंगे कि जिसकी वजह से विसर्ग बदल जाएगा स के अंदर। तो ये चीज हम इस संधि में देखने वाले हैं। और इस संधि के जो नाम बताए गए हैं आप लोगों को, इन तीनों अलग अलग नामों से भी ये संधि जाना जाता है बहुत बार। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, विसर्ग का श श स। तो विसर्ग है हमारे पास और विसर्ग का श कब बनेगा। अब ये जो श है ये हमारा कौन सा श है, ये तालव्य श है, तालु से निकलता है। ये मूर्धन्य श है, मूर्धा से निकलता है। और ये दंत्य सकार है, स है। तो ये इन वर्णों में स कब परिवर्तित होगा इसके बहुत सारे नियम हैं, इन सभी को हम इस लेख में पढ़ेंगे। और देखो इस संधि का दूसरा भी एक नाम है सत्व संधि। कुल मिलाकर इसको सत्व भी बोलते हैं क्योंकि इनिशियली शुरुआत में विसर्ग की जगह पर स ही बनता है और स के अंदर और कुछ कुछ बदलाव करके श या फिर कभी कभी ये वाला श बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये सत्व संधि है। और आप लोगों का जो पाठ्यक्रम में सीबीएसई ने जो आप लोगों को दिया है उसके अंदर विसर्ग से स्थाने श श स ये नाम दिया है। तो चाहे विसर्ग से स्थाने श श श बोलू अथवा सिंपली सत्व संधि बोलू, ये एक ही संधि है। बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया। तो यस दादा। चलिए, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये इतने पॉइंट है। हमें विसर्ग का पहला सूत्र सीखेंगे, दूसरा सूत्र, तीसरा। और ये जो श है, श के लेखन के बारे में एक और विशेष बात है। देखो ये तो 3 सूत्र मैं आप लोगों को गिनाऊंगा आज, इन तीनों सूत्रों के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और साथ ही साथ श, ये जो हमारा एक वर्ण है तालव्य शकार, इसके बारे में एक विशेष चीज, एक विशेष बात आप लोगों को समझनी जरूरी है। अगर आप लोगों ने नहीं समझी तो हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियां हो जाए। तो पहले हम लोग इन तीनों सूत्रों को समझेंगे और उसके साथ साथ एक विशेष बात श की लिखावट के बारे में भी हमें समझनी है, जिसकी वजह से आप लोगों के पेपर में कोई भी गलती ना हो, आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हालांकि मैंने यहाँ पर 3 ही सूत्र दिखाए हैं, लेकिन हमें कुल मिलाकर इन चारों सूत्रों को हमें ध्यान में रखना है। तो ये जो सूत्र है, इन सूत्रों को मैं सबसे पहले समझाता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए। पहला सूत्र देखिए क्या कहता है। पहला सूत्र समझने की कोशिश कीजिए, मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। देखिए हमारे पास है विसर्ग, और जब विसर्ग के बाद, यानी पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद हम दूसरा कोई शब्द लिखेंगे, दूसरा कोई पद लेंगे, उसकी शुरुआत में यदि च, छ अथवा श इनमें से कोई भी एक वर्ण रहा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा ये जो विसर्ग है, विसर्ग बदल जाएगा श में। ये पहली बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। विसर्ग के सामने अगर च, छ अथवा श है तो विसर्ग बदल जाएगा श के अंदर, विसर्ग बनेगा श। पहला सूत्र। अब दूसरा सूत्र क्या है कि अगर उसी विसर्ग के सामने ट, ठ, ठ अथवा श आ जाए तो विसर्ग बदलेगा श के अंदर, विसर्ग का श बन जाएगा। अगर ठीक उसी विसर्ग के सामने अगर त, थ और स इन तीनों में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का स बन जाएगा। अब आप लोगों को ये सारा सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग उदाहरण जब देखेंगे तब आप लोगों को ये सूत्र एकदम बिल्कुल पक्के ध्यान में आ जाएंगे। तब तक आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, इन सूत्रों को समझने की कोशिश करो। अब ये रहे 3 सूत्र, ये 3 सूत्र कुछ अलग चलते हैं। और उनके नीचे ये जो चौथा सूत्र आप लोग देख रहे हैं, इसको जरा हमें ध्यान से पढ़ना है और संगति लगानी है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो अगर इस संधि के अंदर हमें इस चौथे सूत्र में दिख रहा है तो वो है विकल्पेन। इसको आप लोग समझने की कोशिश करो। विकल्पेन क्या मतलब है विकल्प का? विकल्प किसे कहते हैं बच्चों? क्या होता है ऑप्शन। विकल्प? ऑप्शन। चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। ऑप्शनल। ठीक है। अब ये जो चौथा सूत्र है विकल्प आप लोगों को देता है ऑप्शन, चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। और वो विकल्प क्या है कि अगर विसर्ग के बाद श, श या स इनमें से कोई आएगा तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है।
अब अगर आप लोगों ने ऊपर ध्यान दिया तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ जाएंगे। ये है हमारा पहला सूत्र में यहाँ पर श है। माफ करो, मैं जरा अलग तरीके से लिखूंगा। पहला सूत्र देखा तो इसके अंदर हमें श देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारा सूत्र है इसके अंदर हमें श देखने को मिलता है, और हमारे तीसरे सूत्र के अंदर स देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन तीनों को हम एकत्रित कर रहे हैं यहाँ पर। ये श श स उनको यहाँ पर एकत्रित किया, और अगर ये विसर्ग के सामने आए तो पहले जो तीन संधि के तीन नियम हैं इनसे उनका जो होना है तो वो होगा ही। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते आप तो विसर्ग को एज ए विसर्ग ही रहने दो, लेकिन ये ऑप्शनल है, तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। अब इतना सब कुछ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझा है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के द्वारा और अच्छे से समझाएंगे। एक आकृति से भी हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, हाँ, इस आकृति का आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये आकृति आप सभी के सामने है। अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट बनाकर भी रख सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। स्क्रीनशॉट लिया। अब इस आकृति को देखकर आप लोग क्या समझते हो, क्या आप लोगों की समझ में आता है? सबसे पहली बात तो यह है, देखो मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं स्पॉटलाइट के जरिए। तो हमारे पास है विसर्ग। अगर विसर्ग के बाद च छ या श आए तो विसर्ग विल चेंज इनटू श, विसर्ग श बदल जाएगा। अगर विसर्ग के बाद ट ठ श आया तो विसर्ग का बनेगा श। अगर विसर्ग के बाद त थ और स आए तो विसर्ग का स बनेगा। लेकिन एक और चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ये श श स जो हम तीनों सूत्रों में देख रहे हैं ना, अगर विसर्ग के सामने श आए तो श बनाओ, श आए तो श बनाओ, स आए तो स बनाओ। लेकिन चौथी बात ये क्या बन रही है कि श श स के केस में ये जो विकल्पने से हम विसर्ग को एज इट इज विसर्ग रख सकते हैं। यानी यहाँ पर ये ऑप्शन है, ऑप्शन से अगर तुम चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ। तो अब इस चीज को हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। खैर चलो। अब देखिए, ये पहला सूत्र विसर्ग संधि का, यानी अभी जो हम सूत्र सीख रहे हैं संधि का, उसका पहला सूत्र देखिए क्या है। अगर विसर्ग विसर्ग के बाद च छ अथवा श आए तो विसर्ग का हम श बना सकते हैं, विसर्ग श के अंदर बदल जाएगा। अब ये कैसे बदलेगा, किस नियम से बदलेगा, इस चीज को भी हम ध्यान से देखेंगे। देखो, ये नीचे एक उदाहरण आप लोगों को दिख रहा है, बालकः चित्रम पश्यति, ये उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो, बालकः जमा चित्रम, यहाँ पर आप लोगों ने अगर गौर किया तो देख सकते हैं कि ये है हमारा विसर्ग है। जो दो टिम्बे है, दो बिंदु आप लोगों को दिख रहे हैं, ये विसर्ग है। अब विसर्ग के बाद इसको फॉलो कौन करने वाला है, तो चित्रम वाला च है यहाँ पर, है ना। अब हालांकि इससे पहले हमें ये ई की मात्रा दिख रही है, लेकिन ये च से पहले नहीं है। च का जब हम विसर्ग करते हैं, ची का, जब भी हम ची का विग्रह करते हैं, मैंने यहाँ पर ची लिखा, तो ची का मतलब क्या है, च जमा ई। तो ये जो ई है ये च के भी आगे है, यानी विसर्ग का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ आ रहा है, देखो कह जमा ची। तो इस कंडीशन में हमारा क, और क के बाद है हमारा ये विसर्ग, दो टिम्बे, और उसके बाद आ रहा है च और ई। तो कुल मिलाकर कांटेक्ट किसका हो रहा है, विसर्ग और च, इन दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र क्या कहता है, विसर्ग के बाद अगर च आए तो च विसर्ग की जगह पर श रिप्लेस होगा, जो कि आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। ये लीजिए, ये श, यानी पहले बालक के बाद ये विसर्ग था, तो विसर्ग हट गया और विसर्ग की जगह पर श आ गया। अब देखो, श जमा च, बालकः चित्रम, बालकश्चित्रम, बालकश्चित्रम, ऐसा यहां पर संधि कार्य हो गया। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ये देखिए यहां पर बालकः चित्रम, बालकश
चित्रम, और दोनों का मिलकर बालकश्चित्रम, ऐसा ये हो गया है। अब आप लोग यहाँ पर घबराइए मत, क्योंकि यहाँ पर ये जो श है, ये श जरा अलग तरीके से लिखा है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो श है ना, ये आधा श होता है। ये जो श है, इसको ऑप्शनली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे है ये च। ये ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं, ये श है, और श के बाद श के नीचे च लिखा है, बालकश चित्रम, ऐसा। ऐसे आड़मेड़े आकार को घबराइए मत। तो ये है बालकश और चित्रम। ये एग्जाम्पल अगर समझ गया होगा तो हम और भी इसके उदाहरण देख सकते हैं आगे चलकर। देखो, वृक्षः छायाम ददाति, यहां पर देखिए आसान सी चीज है। वृक्षः, क्ष के बाद दो बिंदु दिख रहे हैं आप लोगों को, और उसके बाद साफ साफ छाया वाला छ है। तो जब विसर्ग के बाद च छ श इन तीनों में से कोई आएगा तो विसर्ग का श बन जाता है। तो ये विसर्ग यहां से हट गया और विसर्ग की जगह पर श आ गया। तो हमने वृक्षस ऐसा लिखा, वृक्षस जमा छायाम, वृक्षस छायाम, ऐसा हमारा उत्तर बन गया है। देखिए, वृक्षः छायाम ददाति, वृक्षस छायाम ददाति, इस वाक्य को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ये वाला वाक्य देखिए ना, क्या है यहाँ पर, वृक्षः छायाम ददाति, इसके जगह पर अब हम लिख रहे हैं वृक्षस छायाम ददाति। बच्चों, इतना समझ गए आप लोगों को? और कोई शंका समस्या है? नो अब अगला आखिरी वाला एक उदाहरण देखिए, हरि ही शयनम करोति। यहां पर आप लोग देख सकते हैं हरि ही, री के बाद विसर्ग है, दो टिम्बे है ना। चलो अब मैं इसको समझाता हूं। यह हुआ हमारा विसर्ग जो कि री के बाद है, और उसके बाद तुरंत बाद आया है श। हमारा सूत्र क्या कहता है, अगर विसर्ग के बाद च छ या श आए तो विसर्ग का हम श बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है और कैसे हुआ है। विसर्ग और विसर्ग के बाद श आया है, तो विसर्ग की जगह पर रिप्लेस होगा, विसर्ग यहां से हट जाएगा, विसर्ग की जगह पर आएगा श। तो अब हरि ही शयनम, हरिश शयनम, और अंततः हरिश शयनम, ये हो गया। लेकिन ऑब्लिक का साइन देकर यहां पर एक ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है? हरिश शयनम। यहां पर क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही रहने दिया, विसर्ग में चेंज नहीं किया। अब ये क्या चीज है? ये है चौथा वाला सूत्र जो मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था। मैं जरा ऊपर इसको स्क्रॉल करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, इस आकृति को देखो, इस आकृति को देखकर आप लोगों को बहुत सब कुछ समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं पहले। देखो, विसर्ग के बाद अगर श आए तो ये सूत्र क्या कहता है कि हमें विसर्ग का श बनाना है, और ये वाला सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के बाद हम ऑप्शनली विकल्प से उसको विसर्ग ही रहने देते हैं, उसमें हम बदलाव नहीं करते हैं। तो ये दो सूत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला मैंने बताया कि च छ श आए तो विसर्ग का श बन जाता है। दूसरे ने क्या बताया कि अगर विसर्ग के बाद श आए तो ऑप्शनली हम विसर्ग को एज इट इज रहने दे सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप लोगों ने समझा है तो ही ये हरि शयनम का आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आएगा। इसके अंदर क्या तिकड़म चल रहा है आप लोगों को समझ में आ गया, या फिर इसमें कोई डाउट भी है? नहीं है तो इसको समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर लिखकर आप लोगों को समझाता हूं। देखो, हरि ही जमा शयनम, ऐसा यहाँ पर संधि है। क्या हो रहा है यहाँ पर? हरि के बाद श है, तो यहाँ पर हमारा पहला सूत्र काम करेगा। च छ श के बाद अगर विसर्ग से पहले अगर विसर्ग आए तो विसर्ग का श बनेगा। तो हमने यहाँ पर बनाया हरीश जमा शयनम, ये बन गया हरीश शयनम। अब दूसरा, ये नीचे वाला जो सूत्र है उसको ध्यान दीजिए, वो क्या कहता है? विकल्पेन विसर्गः। तो यहाँ पर जो हरि है ना, तो हरि के अंदर जो विसर्ग है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, कोई बदलाव नहीं करेंगे। हरि ही जमा शयनम एज इट इज रहेगा, ये हरि ही शयनम। अब यहाँ पर दोनों भी उत्तर सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। चाहो तो आप लोग करो, चाहो तो मत करो, दोनों के दोनों भी सही है। लेकिन बच्चों ध्यान रहे,
पक्का ध्यान रहे, क्या रहे कि च और छ इन दोनों के केस में विसर्ग का जो श है वो बनेगा ही, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर श आता है तो तुम चाहो तो श बनाओ जैसे कि हमने यहां पर किया, और नहीं तो मत बनाओ जैसे कि हमने यहां पर किया। इस सूत्र से यहां पर हमने विसर्ग का सत्व नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया बच्चों ये क्या चल रहा है यहां पर? किसी को कोई शंका, समस्या, प्रश्न है? ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सूत्र की तरफ। ये वाला सूत्र देखिए। अब अगर आप लोगों को एक सूत्र समझ में आ गया तो बाकी सारे के सारे सूत्र बहुत आसान है आप लोगों के लिए। विसर्ग के बाद अगर ट, ठ या श आए तो विसर्ग का क्या बनेगा बच्चों? श बन जाएगा। कैसे बनेगा ये देखिए। राम टीकते, विसर्ग के बाद ट आया है यहाँ पर, आप लोग जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये है विसर्ग दो टिम्बो, माफ कीजिए दो टिम्बो वाला, और उसके बाद आया है टीकते वाला ट। अब यहाँ पर ट है तो हमारा सूत्र क्या कहता है? यहाँ पर ट आया है तो ट के बाद अगर विसर्ग हो तो विसर्ग की जगह पर हम श को रिप्लेस कर देते हैं। तो रामः टीकते, रामश टीकते। सिंपल, वेरी सिंपल। रामः टीकते, रामश टीकते। दूसरा ट के बाद आता है ठ, रामः ठक्कुरः, रामश ठक्कुर। विसर्ग है, विसर्ग के बाद ठ आया तो रामः ठक्कुर, रामश ठक्कुर। तीसरा उदाहरण देखिए। अब यहां पर देखिए क्या है, विसर्ग के बाद श आया है, रामः जमा षष्ठः। विसर्ग के बाद श आया तो पहला सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर श आया है तो विसर्ग का श बनाओ। ये रहा हमारा विसर्ग, विसर्ग की जगह पर रिप्लेस किया श को और हमने रामष्ठ बनाया। लेकिन दूसरा सूत्र क्या कहता है कि तुम चाहो तो विसर्ग को जैसा है वैसा रहने दे सकते हो, उसके अंदर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो रामाष्ठ ये भी सही है और रामाष्ठ ये भी सही है। और तीसरा और आखिरी नियम समझ लो बच्चों, अगर विसर्ग के बाद त, थ अथवा स आए तो क्या होगा? विसर्ग के जगह पर स रिप्लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि बालकः तरति, क्या बना यहां पर? विसर्ग के बाद क्या आया? त आया। तो ये क्या कहता है भाई, विसर्ग के बाद त आया है तो विसर्ग की जगह पर स को रिप्लेस कर दो। तो ये विसर्ग को हटाया, उसके जगह पर स को रिप्लेस किया। बालकः तरति, पहले में था बालकः तरति, दूसरे स्टेप पर बन गया बालकस्तरति, और कुल मिलाकर बालकस्तरति, ऐसा हमारा वाक्य हो गया। अगला है बालकः तुड़ति, त के बाद थ है ना, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद थ आया तो विसर्ग बदल गया स के अंदर। बालकः तुड़ति, बालकस्तुड़ति, बालकस्तुड़ति हो गया। अब अगला ये वाक्य आप लोगों को बहुत परिचित होगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब इस श्लोक में देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। गुरु विसर्ग के बाद स आया है, इस स्थिति में क्या होता है? तो हमारा तीसरा नियम कहता है कि भाई विसर्ग के बाद स आया है तो विसर्ग की जगह पर स को रिप्लेस कर दो और गुरु साक्षात ऐसा शब्द बना दो। गुरु साक्षात, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो विसर्ग को जैसा था वैसा रहने दे सकते हो, चौथे नियम के हिसाब से। ये भी सही है, ये भी सही है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, या फिर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चों इस तरह से हमने विसर्ग का सत्व यह संधि सीख लिया। क्या इसमें कोई डाउट है? क्या कोई शंका है, समस्या है, प्रश्न है तो पूछ लो। बहुत अच्छे। कोई किसी को कोई समस्या नहीं, इसका मतलब है कि मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, या फिर इसका यह भी मतलब है कि किसी को कुछ नहीं समझा। खैर चलो, मैं तो सिखा रहा हूं। तो अब श के बारे में जो एक मैं विशेष बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं। दादा, हाँ please tell the pronunciation of both the sh.
हाँ, तो ये जो दो श है, इन श को मैंने कक्षा कौमुदी पर ये वाला लेख आप लोग पढ़ो, वर्णमाला प्रकरण में उच्चारण स्थान, स्वर या फिर व्यंजन। व्यंजन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अन्यथा सबसे बढ़िया रहेगा उच्चारण स्थान। तो ये जो उच्चारण स्थान वाला जो लेख है, इसे पढ़ो। और इसके अंदर एक वीडियो भी एम्बेड किया है, उसके अंदर तुम्हें दोनों श के अंदर जो भेद है वो समझ में आ जाएंगे, दोनों का उच्चारण स्थान क्या है वो समझ में आ जाएगा, और अलग अलग क्यों है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वाले लेख में समझ में आ जाएंगी। कक्षा कौमुदी.in पर जाओ, मेनू में जाओ, और मेनू में जाने के बाद वर्णमाला, ये जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला सेक्शन में आप लोग अगर जाओगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी जो श है, श के बारे में एक विशेष बात भी बतानी है। एक मिनट बच्चों। हाँ, हरिओम। तो श के बारे में विशेष बात यह है कि ये जो आधा श है, हलंत श, इसको हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, ये जो हलंत श है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। ये तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, जैसे कि रामहा जमा चलती, यहाँ पर सत्व संधि हुआ, विसर्ग के बाद च आया है तो विसर्ग का श बना, तो रामश चलती। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो ऐसा श लिखो और इसका ये जो अर्धदंड है इसको निकाल दो, ये आधा बन जाएगा, या तो फिर उसको इस तरीके से लिखो, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। और जब भी आपको किसी व्यंजन के साथ इसको ज्वाइन करना है तो बात बिल्कुल आसान है, इसका जो अर्धदंड है इसको हटा दो। एक मिनट में काले रंग से रंगना चाहता हूँ इसको। आप लोग ऐसा आधा श भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे कि नीचे दोनों तरीके से लिखकर दिखाया गया है। ये पहला तरीका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रामश चलती, तो इसके अंदर ये जो श है, आधा श आप लोग ऐसा देख रहे हो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर उसको आधा श ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों भी तरीके वैलिड है, दोनों भी तरीके से स्वीकृत किया जा सकता है। संधि विच्छेद करते वक्त आप लोगों को अगर ऐसा आया और अगर आप लोगों ने नहीं समझा कि ये श है, तो हो सकता है कि आपकी गलती हो जाए। तो ऐसा कहीं पर भी लेख आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग उसको बेझिझक श समझ सकते हैं। जैसे कि दूसरा भी एग्जाम्पल देखिए, कृष्णश्चलयति, ये श ऐसा भी लिखा जा सकता है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अगर मैं आप लोगों को दूं तो वो ये है श्री, श्री वाला शब्द, श्री। बच्चों आप लोगों ने श्री को बहुत बार देखा होगा, वो कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना श्री। अब श्री का मतलब क्या है, इंग्लिश में अगर तुम लोगों ने श्री को देखा तो क्या है उसके अंदर, एस एच, एस एच से बनता है श, और आर डबल ई से बनता है री। तो श्री, ये श जमा री, ऐसा श्री है। तब अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या है, देखो इसको समझने की कोशिश करो। यह है श, और श के साथ जॉइंट है ये र। ये र है बच्चों, पुराने जमाने में ऐसा र लिखते थे, ये भी एक किस्म का र है। तो ये श्री है। तो इसके अंदर ये जो श है, इसको पहचानो, कभी भी इसके बारे में आप लोगों की कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को भी मैंने समझाया। और अगर किसी को कोई डाउट है, कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो आप लोग मुझे अभी जरूर पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो सत्व संधि है संपूर्णतः समझ में आ गया होगा। इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसकी ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों का अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के जो पाठ है वो पढ़ो, रीडिंग करो। इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। हर जगह पर यह सत्व संधि भरी पड़ी है संस्कृत भाषा में, और आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, देखिए अभी एक दूसरे टीचर का सेम इसी सिस्टम पर पीरियड है, तो मुझे यहाँ पर अभी रुकना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारे 5-6 मिनट बाकी है, लेकिन दूसरे शिक्षक पीछे से इंतजार कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर अब रुकना पड़ेगा।